नमस्कार दोस्तों, जीके डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो आज मेरा सेट प्रैक्टिस का 63 नंबर का क्लास है, ठीक है। तो आप लोग अगर पीछे नहीं देखे हैं, शुरुआत से नहीं देखे हैं, तो प्लीज जाकर के देखिए, ठीक है। चलिए, आज का क्वेश्चन देखिए किस टाइप का है। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कोशिका का कौन सा भाग पशु में नहीं होता है। निम्न में से कोशिका का कौन सा भाग जो होता है वो पशु में नहीं होता है। क्या केंद्रक, या कोशिका द्रव्य, या कोशिका भित्ति, या फिर कोशिका झिल्ली। तो कौन सा ऐसा है कोशिका का अंग जो कि इसमें, तो ये पशु में नहीं पाया जाता। तो पशु में कौन नहीं पाया जाता, तो पशु की बात कर ले तो पशु में जो है वो कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति पशु में नहीं पाया जाता। तो कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है, कोशिका भित्ति की बात कर ले तो ये जो है वो पेड़ पौधे में, पेड़ पौधे, कवक में और जीवाणु में पाए जाते हैं। सारे जीवाणु और कवक में नहीं, कुछ कुछ में पाए जाते हैं और कुछ में नहीं पाए जाते। लेकिन कोशिका भित्ति की बात कर ले तो ये पेड़ पौधे में, यानी सारे पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। लेकिन जीवाणु और कवक की बात कर ले तो ये कुछ में पाए जाते हैं और कुछ में नहीं भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो पेड़ पौधा, कवक तथा जीवाणु में, जीवाणु में पाया जाता है। और ये कहाँ रहता है, तो ये कोशिका झिल्ली के जस्ट बाहर रहता है। कोशिका झिल्ली के क्या होता है, तो बाहर रहता है स्थित, ठीक है। ये जो होता है वो कठोर होता है थोड़ा बहुत, ताकि जो है वो बाहरी आवरण के लिए मेन रूप से इसको क्या करता है, तो कोशिका भित्ति जो होता है मेन रूप से क्या होता है, तो बाहरी आवरण होता है। पेड़ पौधे का जो छाल, छाल के जस्ट ऊपर वाला क्या होता है, तो वही जो होता है वो कोशिका भित्ति कहलाता है, ठीक है। कोशिका भित्ति बना किसका होता है, तो सेल्यूलोज का, किसका, सेल्यूलोज का बना होता है। केंद्रक की बात कर ले तो इसको क्या कहा जाता है, तो केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग किसको कहा जाता है, तो केंद्रक को कहा जाता है, ठीक है। और कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य को क्या कहा जाता है, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य मिल करके जो है वो जीव द्रव्य का निर्माण करता है। वही जीव द्रव्य के अंदर जो होता है, यानी वो लिक्विड की तरह होता है। उसी जीव द्रव्य के अंदर जो होता है वो कोशिका के सारे अंग जो होते हैं वो तैरते रहते हैं, यानी कि उसके अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं वो उसी द्रव्य के अंदर क्या होते हैं, उसी के ऊपर जो है वो तैरते रहते हैं और आपस में टकराते नहीं है। जिसके वजह से क्या होता है, तो कोशिका जो है वो जीवित रहती है। इसलिए इसे क्या कहेगा, कहा जाएगा, तो कोशिका द्रव्य को, सॉरी, जीव द्रव्य को, जीव द्रव्य को क्या कहा जाता है, इसको जीवन का आधार भी कह सकते हैं। जीवन का आधार, जीवन का आधार इसको कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि जो है वो ये कोशिका के जितने भी पदार्थ है उसको बचा करके अच्छे तरीके से जीवित रखता है। और जब कोशिका जीवित रहेगी तभी हमारी बॉडी जीवित रह सकती है। ऐसे बिन कोशिका जो है वो शरीर जो है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जब ये जीवित है तो इसको क्या कहें, जीवन का आधार, यानी कि जीवन जीने का मेन आधार क्या है, तो ये ये जीव द्रव्य, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम मदद करता है। एंजाइम जो है वो किसमें मदद करता है, क्या श्वसन क्रिया में, या पचान, भोजन पचाने में, या इम्यून तंत्र में, या प्रजनन में। एंजाइम जो है वो मदद करता है किसमें, तो एंजाइम का कार्य क्या होता है, तो ये भोजन को पचाने में, भोजन को पचाने में एंजाइम का मुख्य भूमिका होता है, ठीक है। इसके अलावा भी इनके कई कार्य होते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा अंग क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने का कार्य करती है। निम्न में से कौन सा अंग क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने का कार्य करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या आव्यूह ग्रंथि, या अग्नाशय, या तिल्ली, या अस्थि मज्जा। क्या, अस्थि मज्जा। तो इसका आंसर जो होगा वो तिल्ली, तिल्ली, या इसी को स्प्लीन कहा जाता है। क्या, तो स्प्लीन या प्लीहा, ठीक है। तो ये जो आरबीसी जो मरती है तो वो कहाँ जाता है, तो वो तिल्ली में, यानी कि स्प्लीन में चला जाता है, जहाँ उसको क्या करता है, तो उसमें जो होता है वो कोई ऐसा एंजाइम होता होगा जिसकी वजह से क्या होता है, तो वो
जो मरी हुई आरबीसी होती है, जो मरी हुई कोशिका होती है, उसको क्या करता है, तो ये गला करके खत्म कर देता है। अस्थि मज्जा की बात कर ले तो इसमें क्या होता है, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। अबटू ग्रंथि को क्या कहा जाता है, तो अबटू ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। क्या? थायराइड ग्रंथि कहा जाता है, जो कि सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये क्या है, तो सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अग्नाशय यानी पैनक्रियाज है, तो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी बड़ी ग्रंथि की बात कर ले तो कौन है, तो ये अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। और पहली कौन होता है, तो पहली यकृत होता है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। तो आप लोग को अगर हम ऐसे करके लिखते हैं तो इसको नोट करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला कह रहा है कि नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है। नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है। क्या प्रोस्टेट ग्रंथि या टेस्टोस्टेरोन या शुक्राणु, यानी कि नर में जो प्रजनन तंत्र के जो भाग होते हैं वो इनमें से कौन सा जो है जोड़ा सही है। क्या अंडवाहिका, शुक्राणु या शुक्राशय, या फिर विषम अंडवाहिका या प्रोस्टेट ग्रंथि या शुक्राशय, गर्भाशय एवं टेस्टोस्टेरोन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ए नंबर प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु ये सब कहाँ पाए जाते हैं, तो ये नर में पाए जाते हैं। बल्कि अंडाणु, अंडवाहिका ये सब कहाँ पाई जाती है, गर्भाशय, तो ये सब जो है मादा में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्न में से कौन सा पादप मलेरिया रोगी दवा का एक स्रोत है। क्या थिया है, कॉफिया है, या फिर रूबस है, या सिंकोना है। तो सिंकोना की बात कर ले तो ये सिंकोना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मलेरिया रोगी दवा को बनाने के लिए सिंकोना का प्रयोग किया जाता है। यानी कुनैन को बनाने के लिए मलेरिया बुखार जब होता है तो उसके लिए जो औषधि दी जाती है वो कौन सी होती है, तो कुनैन होता है। और कुनैन किससे बनता है, तो कुनैन जो होता है वो सिंकोना से बनता है। किससे, तो सिंकोना से बनता है। कुनैन निर्माण में सिंकोना का यूज किया जाता है। ये सिंकोना कहाँ पाया जाता है, तो ये जो ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, तो दक्षिण अमेरिका में। कहाँ, तो दक्षिण अमेरिका में सिंकोना जो होता है वो दक्षिण अमेरिका में अगला क्वेश्चन है कि पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। क्या अंडाशय में, बीजांड में, पराग कोश में, या पुष्प योनि में। तो किसमें जो है वो पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है, तो किसमें होता है, तो पराग कण पराग कोश में उत्पादित होता है। अगला है कि संगठन का उच्चतम स्तर क्या है। संगठन का जो है वो उच्चतम स्तर क्या है। क्या जीव है, परमाणु है, कोशिकाएं हैं, या फिर जैव मंडल है। संगठन का उच्चतम स्तर क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैव मंडल। जैव मंडल की बात कर ले तो ये जो होता है वो पृथ्वी के धरातल से लेकर के बहिर्मंडल, बहिर्मंडल जो है आप लोग जानते होंगे अगर पढ़े होंगे तो ज्योग्राफी में, तो ये पृथ्वी के धरातल से ये क्या होता है, एक प्रकार का आवरण होता है। पृथ्वी के धरातल, धरातल से बहिर्मंडल तक ये आवरण पाया जाता है। आवरण मतलब क्या होता है, तो घेराव पाया जाता है। जैव मंडल की बात कर ले तो इसके अंतर्गत जो होता है वो 3 मंडल आते हैं, ठीक है। जल मंडल और स्थल मंडल और वायुमंडल। जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, इसके अंतर्गत कितने मंडल आते हैं, इसके अंतर्गत 3 मंडल आते हैं। कौन कौन, तो जल मंडल, दूसरा स्थल मंडल
और तीसरा क्या, तो वायुमंडल, क्योंकि ये कहाँ तक पाया जा रहा है, तो जल मंडल तो पृथ्वी पर ही हो जाएगा, स्थल मंडल यानी पृथ्वी पर, और वायुमंडल कहाँ, तो ये ऊपरी वाला भाग, वायुमंडल, 3 मंडल इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्या है कि यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितना मील तैरते हैं। यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितना तैरते हैं, क्या 0.5 या 0.62, कितना मील तैरते हैं, यानी कि ये सब जो मील में दे रखा है। ठीक है, 0.5 मील, 0.62 मील, या 0.84 मील, या फिर 1.6 मील। तो इसकी बात कर ले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.62। तब इसके बाद जो होता है वो कुछ होता है 62137 समथिंग, ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है, तो ये जो है ना किसका पूछने का मेन मतलब क्या है, तो बताना है कि आप 1 किलोमीटर में कितना मील होता है, 1 किलोमीटर में कितना मील होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। वैद्युत ऊर्जा को यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है, क्या इलेक्ट्रिक जनरेटर, या सोलेनाइड, या इलेक्ट्रिक मोटर, या फिर इलेक्ट्रिक आयरन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर। विद्युत को यांत्रिक में, इसको पहले विद्युत देते हैं तो ये क्या करता है, तो घूमने लगता है, यानी यांत्रिक में बदल जाता है। जनरेटर क्या करता है, तो पहले घूमता है, यानी कि यांत्रिक को क्या करता है, तो विद्युत में बदलता है, यांत्रिक को विद्युत में, यांत्रिक को विद्युत, यांत्रिक को विद्युत में। इलेक्ट्रिक आयरन क्या करता है, तो विद्युत को ताप एवं उष्मा में, विद्युत ऊर्जा को ताप एवं उष्मा में, एवं उष्मा में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है, मानवों में जो है वो ध्वनि उत्पन्न होती है किसके द्वारा, गलकोष के द्वारा, या कंठ द्वार, या फिर वायु नली के द्वारा, या फिर मुख गुहा के द्वारा। तो ये मानवों में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो कंठ द्वार के, कंठ द्वार के द्वारा, कंठ द्वारा, यानी कि कंठ द्वारा जो है वो उत्पन्न होता है, क्योंकि कंठ में जो है क्या पाया जाता है, तो स्वर तंत्र, स्वर तंत्र, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, लैरिंग्स, लैरिंग्स कहा जाता है, या इसी को क्या कहा जाता है, तो वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स, या वोकल कॉर्ड। ये सारा नाम जो है वो क्या क्या इसी का है, ये सारा नाम आपको याद रखना, स्वर तंत्र कहिए, या लैरिंग्स कहिए, या वॉइस बॉक्स कहिए, या वोकल कॉर्ड कहिए, ये सब जो है वो ध्वनि उत्पन्न करता है। क्या करता है, तो स्वर तंत्र क्या करता है, तो ध्वनि उत्पन्न करता है। स्वर तंत्र की बात कर ले तो ये बच्चा और महिला में, बच्चा तथा महिला में पतला होता है, पतला होता है, जिससे आवाज क्या होती है, यानी पतली नली की जैसी होती है, जबकि इसके तुलना में पुरुष में क्या होता है, तो थोड़ा मोटा होता है, जिसकी वजह से पुरुष का आवाज क्या होता है, भारी होता है, और महिला और बच्चे का आवाज क्या होता है, तो पतला होता है। ठीक है, पुरुष में थोड़ा मोटा होता है। चलिए अगला है कि निम्न में से कौन सा मलेरिया परजीवी है, निम्न में से कौन सी मलेरिया परजीवी है, क्या साल्मोनेला है, माइकोबैक्टीरिया है, या प्लाज्मोडियम है, या ई कोलाई है। तो ये मलेरिया परजीवी कौन है, तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम हो जाएगा, क्या प्लाज्मोडियम, बी वैक्स नामक प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है, तो मलेरिया बुखार होता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम की बात कर ले तो टीबी होता है, टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण क्या होता है, तो टीबी होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, तो टाइफाइड होता है, इसके कारण क्या होता है, तो टाइफाइड। ई कोलाई क्या होता है, तो ये एक प्रकार का संक्रमण रोग। ठीक है, अगला है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, क्या दर्पण के पीछे वास्तविक तथा वस्तु के आकार के समान होता है, या फिर दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान, या दर्पण के पृष्ठ पर
या पृष्ठ पर वास्तविक एवं परिवर्धित। चौथा क्या कह रहा है कि दर्पण के पीछे आभासी तथा परिवर्धित। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, दर्पण के पीछे बनेगा आभासी तथा वस्तु के आकार के समान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्पंज जिस प्रकार छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार रबर किससे संबंधित है। स्पंज में क्या होता है, तो छिद्र होता है। स्पंज में क्या होता है, तो छिद्र होता है। उसी प्रकार क्या कह रहा है, तो रबर किससे संबंधित है, क्या रबर भारी से संबंधित है या ठोस से या प्रत्यस्थता से या फिर अनन्य से। तो रबर की बात कर ले तो इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यस्थता से संबंधित। रबर में क्या होता है, तो कि जब हम उस पे बाहरी बल लगाते हैं तो उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही बल छोड़ देते हैं, जैसे ही हाथ से छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो फिर जाके अपनी जगह पे सेटलमेंट हो जाता है। यानी कि दबाव पड़ने के कारण क्या होगा, तो वो उसमें खिंचाव तनाव होगा, लेकिन जैसे ही अगर बाहरी दबाव हटा देते हैं उसके ऊपर से तो फिर वो अपनी स्थिति में आ जाती है। जैसे इसका क्या है, तो स्प्रिंग स्प्रिंग भी जो है वो इसी का उदाहरण माना जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है। इनमें से किसकी परमाणु त्रिज्या जो है वो सबसे छोटी है, क्या ब्रोमीन की, क्लोरीन की, सोडियम की या फिर कैल्शियम की। किसकी परमाणु त्रिज्या जो है वो सबसे छोटी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या इन चारों में से सबसे छोटी है, 175 पीएम। ठीक है, अगला है कांच बनने में उपयोग होने वाले घटक कौन है। कांच बनने में उपयोग होने वाले घटक कौन है, क्या सोडियम बोरेट है या सोडियम सिलिकेट है या सिलिका है या फिर कैल्शियम सिलिकेट है। तो कांच बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिलिका का। किसका, सिलिका का, SiO2। इसको तो क्या कहा जाता है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका को सिलिकॉन डाइऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं कहीं अगर सिलिका नहीं दिया और सिलिकॉन डाइऑक्साइड दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि दोनों जो है वो सेम ही है। चलिए अगला है कि निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है। इनमें से कौन सा योगात्मक बहुलक है, क्या नायलॉन 66 या पॉलिएस्टर या फिर पीवीसी या फिर नायलॉन। इनमें से कौन है जो क्या, तो योगात्मक बहुलक है। तो योगात्मक बहुलक का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो पीवीसी। कौन, पीवीसी। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो रेन कोट बनाने में, रेन कोट रेनकोट बनाने में, और क्या, तो चप्पल का सोल बनाने में और भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बरसाती पर्दे बनाने में, इस सब के यूज में जो है वो इसका यूज किया जाता है। अगला है कि जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, पैथोलॉजी, आकारिकी, साइटोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो आकारिकी कहते हैं या फिर आकार विज्ञान कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, तो मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आकारिकी। आकारिकी को ही क्या कहा जाता है, तो आकार विज्ञान या मॉर्फोलॉजी या मॉर्फोलॉजी। साइटोलॉजी की बात कर ले तो इसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में क्या किया जाता है, तो पैथोलॉजी में मानव रोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। मानव रोग के बारे में अध्ययन, मानव रोग का अध्ययन, मानव रोग का अध्ययन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव को क्या नाम दिया गया है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव को यानी कि किसके अंतर्गत रखा गया, किस जगत के अंतर्गत रखा गया, ये पूछ रहा है। ठीक है, क्या थाइलोफाइटा के या प्रोटिस्टा के या मोनेरा के या कवक के।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव को किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो प्रोटिस्टा के। किसके अंतर्गत? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, प्रोटिस्टा की बात कर ले तो ये जो होता है इसमें जनन जो होता है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से होता है। जनन की प्रक्रिया कैसे होती है? तो जनन लैंगिक एवं अलैंगिक, अलैंगिक दोनों से। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उभयचर में श्वसन की विधि होती है, यानी उभयचर जो जल और थल दोनों में रहता है वो श्वास कैसे लेता है? क्या मुख से या त्वचा से या फुफ्फुस से या सभी से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। सभी जो है यानी कि जब वो पानी में रहता है तो कुछ और चीज से लेता है, जब वो जमीन पे रहता है तो अलग चीज से लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? कौन सा अंग है जो कि मनुष्य के मादा प्रजनन अंग से संबंधित नहीं है? क्या गर्भाशय है, अंडवाहिका है या शुक्रवाहिका है या फिर अंडाशय है? तो ये मादा से संबंधित नहीं है, तो ये शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है वो मादा से नहीं तो बिल्कुल किससे है? तो पुरुष से संबंधित है, पुरुष। पुरुष से संबंधित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? क्या वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? किसके कारण जो है वो श्वसन संबंधी बीमारी होती है? तो ये वायु प्रदूषण से होता है। किससे? तो वायु प्रदूषण से होता है, क्योंकि वायु में जो होता है वो कई प्रकार के हानिकारक गैसें होती है जिसके द्वारा क्या होता है? तो श्वास के जरिए हमारे शरीर में जाता है और क्या करता है? ये रोग को फैलाता है। इसमें वायु प्रदूषण में कौन कौन से होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ठीक है, एरोसोल होता है, आदि गैसें जो होता है वो क्या? तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, अगला है कि जड़ की कोशिकाओं में उपस्थित लवक को कहा जाता है। जड़ की कोशिकाओं में उपस्थित लवक को क्या कहा जाता है? क्या क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या सेल्यूलोज? तो क्या कहा जाता है? तो ये ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। क्या? ल्यूकोप्लास्ट। ये जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को, यानी कि ये जड़ में रहता है। ठीक है, ये जो होता है वो सूर्य के प्रकाश इसके ऊपर यानी कि नहीं पड़ना चाहिए। ये जो होता है वो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में रहता है। सूर्य के प्रकाश छिपा रहता है। ठीक है, ये क्या होता है? तो आवर्णी लवक होता है, आवर्णी लवक, आवर्णी लवक। तो ल्यूकोप्लास्ट कहिए या फिर आवर्णी लवक। ये कैसा होता है? तो रंगहीन होता है, यानी ये कोनो कलर का नहीं होता, रंगहीन होता है। और इसका कार्य क्या होता है? तो भोजन को संचित करके रखना है, भोजन को एब्जॉर्ब करके रखना है, भोजन को संचित करके रखना है। इसका कार्य क्या होता है? भोजन को संचित करके रखना। और एक होता है क्या? तो एक होता है क्रोमोप्लास्ट। एक क्या होता है? तो क्रोमोप्लास्ट होता है। क्या होता है? तो क्रोमोप्लास्ट। और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ये हरित लवक होता है। क्या? तो हरित लवक होता है। ये हरे रंग का होता है। क्या होता है? तो हरे रंग का होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? तो ये वर्णी लवक होता है, वर्णी लवक, वर्णी लवक होता है। और ये इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य जो होता है वो फूल और फल को रंग प्रदान करना होता है। ये कैसा होता है? रंगीन होता है। कैसा? तो रंगीन होता है। हरित लवक की बात कर ले तो ये क्या करता है? तो भोजन हरित लवक में जो होता है वो क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके सहारे क्या करता है? तो सूर्य सूर्य से जो है वो भोजन बनाता है। ठीक है,
इसका कार्य भोजन बनाना, इसका कार्य क्या है? तो ल्यूकोप्लास्ट का कार्य भोजन को जमा करके रखना, और उसका काम है क्रोमोप्लास्ट का क्या? तो वो सभी को रंग प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला है कि मछली से प्राप्त कौड़ यकृत तेल में कौन सा विटामिन होता है? मछली से प्राप्त कौड़ यकृत तेल में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन की बात कर ले तो विटामिन डी होता है। मछली के तेल में विटामिन डी होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। सी में क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक अम्ल होता है इसका रासायनिक नाम। बी की बात कर ले तो थायमीन होता है। क्या? तो विटामिन बी1 का क्या होता है? तो थायमीन होता है। और ये ए नंबर ए जो है वो रेटिनॉल होता है। ए का क्या होता है रासायनिक नाम? रेटिनॉल। विटामिन ए कहाँ पाया जाता है? तो विटामिन ए जो है वो पपीता, आम, दूध, दही, हरी सब्जियों में भी देखने को मिलती है। सी की बात कर ले तो खट्टे फलों में ज्यादातर ये देखने को मिलता है। और क्या? तो आलू में भी विटामिन सी ही पाया जाता है। आलू में भी विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन बी की बात कर ले तो बिना धोए हुए चावल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि बिन धोए हुए चावल में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन बी1 पाई जाती है। ठीक है, बाकी विटामिन बी के जो है वो कई है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में है, यानी कि विटामिन बी1 है, 2 है, 3 है, इस टाइप से है ना। चलिए अगला है कि एक वस्तु की सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हुए एक त्वरण 4 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ता है, तो उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी? तो भी बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। क्या? u प्लस ए टी, ये गति का फॉर्मूला। भी बराबर u प्लस ए टी, जहाँ u क्या होता है? तो u प्रारंभिक वेग होता है, a त्वरण होता है, और t क्या होता है? टाइम होता है, और v जो होता है वो अंतिम वेग होता है। तो क्या कह रहा है कि 10 सेकंड के बाद, यानी कि 10 सेकंड के बाद यानी बढ़ गया जब वेग, तब बताइए कि क्या होगा? तो v बराबर u प्लस ए टी होता है। क्या होता है? u प्लस ए टी। तो पहले शुरू में कितना था? तो सीधी रेखा में 40 था, 40 मीटर पर सेकंड, और बढ़ कितना से रहा है? तो 4 मीटर प्रति सेकंड। हर सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, तो 10 सेकंड में कितना बढ़ेगा? क्या हो जाएगा? 4 गुने 10। 4 यानी कि ए त्वरण। त्वरण क्या करता है? एक्सलेशन क्या करता है? तो गति को बढ़ाने घटाने का कार्य करता है। तो ये 4 के हिसाब से बढ़ा रहा है, और 10 सेकंड बढ़ाएगा तो 40 बढ़ जाएगा। तो 40 पहले से था और 40 बढ़ा, तो कितना हो जाएगा टोटल? यानी कि अंतिम वेग कितना हो जाएगा? लास्ट वाला वेग कितना हो जाएगा? तो 80। कितना? 80 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वस्तु के वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? वस्तु के वेग को अगर दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है क्या होगी? तो पी स्क्वायर बाई टू के ई बराबर पी स्क्वायर बाई टू एम, इसका क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है। तो इसको क्या करना है? तो इसको दुगना करना है, पी को 2p करना है। कितना करना है? तो 2p बाई 2m, और इस पे क्या है? तो स्क्वायर है। तो जब इस पे स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? 4p स्क्वायर बाई 2m। 4 यानी कि इतना बराबर क्या है? तो 4p स्क्वायर बाई 2m। इसको क्या करना है? जब इसको हम दुगना किए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो आप लोग को सेशन अगर अच्छा लगता है मेरा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।